हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हमने चर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों की खुदाई किन किन क्षेत्रों में हुई और कौन कौन से इसके प्रमुख स्थल है। ये जो किन लोगों द्वारा कौन से क्षेत्र खोदे गए। ये सभ्यता भारत में जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहाँ तक फैली है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में भारत में, वो हमने बात की। सभ्यता का काल निर्धारण समय क्या बताया गया वो हमने चर्चा की। इस सभ्यता में के निर्माता कौन थे उस पर हमने चर्चा की। फिर हमारा मेन टॉपिक आता है टाउन प्लानिंग, नगर निर्माण। इसमें हमने नगर निर्माण में बात की, दुर्ग या गढ़ी जो है उसकी बात की, सड़कें और गलियों के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है भवन निर्माण कला, यानी इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मकान किस टाइप के थे, मकान किन चीज़ों के बने थे, कहाँ खिड़कियाँ थी, कहाँ दरवाजे थे, क्या बाथरूम था, सिंगल मंजिल थे, डबल थे, क्या थे, ये सारा इसमें हम देखेंगे। तो भवन निर्माण बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के मकानों की एक विशेषता ये थी कि उनके दरवाजे या खिड़कियां मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलती थी। उनके घर के जो दरवाजे होते थे, जो मुख्य रोड होती थी उस ओर नहीं थे, अंदर गलियों में इनके दरवाजे और खिड़कियां होती थी, बल्कि गलियों या सहायक जो सड़कें होती थी उसके अंदर ये खुलते थे दरवाजे और खिड़कियां। खुदाई में सभी प्रकार के भवनों के भग्नावशेष मिले, यानी सभी प्रकार के मकानों के खंडर मिले हैं, मतलब छोटे और बड़े आकार के मकानों के। सबसे छोटे मकान जो थे उनका आकार 30 फीट लंबा था और 27 फीट चौड़ा जो है ये मकानों का आकार है। उसमें लगभग 4 से 5 कमरे होते थे। अब बात करते हैं बड़े मकानों की। बड़े मकानों का आकार छोटे मकानों से लगभग दुगुना था, यानी डबल साइज के थे। तो जाहिर सी बात है कमरे भी अधिक होंगे, मकान भी बड़ा होगा, तो उसमें कमरों की संख्या भी अधिक होती थी। जिस समय मिस्र निवासी, मिस्र की जो सभ्यता है, नील नदी की जो सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, वो लोग जो पक्की ईंटों के प्रयोग से जो अनभिज्ञ थे, यानी उनको नॉलेज नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था कि मिस्र जो विकसित सभ्यता थी तो, और मेसोपोटामिया में भी जो है इराक वाली जो सभ्यता मेसोपोटामिया, ये लोग भी ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग कम मात्रा में ही कर रहे थे, अति अल्प बहुत कम मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। उस समय हमारी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की, छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की ईंटें बहुत ही अच्छी तरीके से बना लेते थे और उनका प्रयोग भी बड़े स्तर पर करते थे। कच्ची ईंटों को धूप में रखकर भी सुखाया जाता था और पक्की ईंटों को बनाने के लिए उन्हें भट्टों में पकाया जाता। भट्टे जो होते हैं ईंटों बनाने वाले, वहाँ पर भी कच्ची ईंटों को धूप में सुखा रहे हैं, पक्की ईंटों को भट्टों में पका रहे हैं। दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा काम में लिया जाता था, तो गारे से जो है ईंटों को जोड़ते थे। अमीर लोग जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो लोग मिट्टी के गारे में चूना मिला देते थे और मजबूती प्रदान करने के लिए ना चूना मिला देते। मकानों का निर्माण नींव डालकर किया जाता है, नींव खोद करके फिर मकान बनाया जाता था। 2 मंजिल के मकानों की नींव अधिक गहरी होती थी क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मजबूत दीवार या मकान होना जरूरी है, इसलिए नींव को मजबूत करने के लिए नींव अधिक गहरी होती थी डबल मंजिल के मकानों में। और ऐसे मकानों की पहली मंजिल की दीवार भी अधिक चौड़ी बनाई जाती थी, ये मजबूती के लिए जो है फर्स्ट मंजिल की दीवार चौड़ी होती थी। दीवारों पर प्लास्टर भी किया जाता था, प्लास्टर जो है इसको छपाई के रूप में होता था। निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी या पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, नीचे की वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए। अधिकांश मकानों में के जो दरवाजे हैं वो 3 से 4 फीट चौड़े होते थे। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियां बनाने की प्रथा भी यहाँ मौजूद थी। आंगन में एक कोने में रसोई घर होता था। नीचे की मंजिल में साधारणतः भंडार गृह, यानी सामान रखने वाला स्टोर रूम जिसको हम बोलते हैं, कुआ भी होता था। यहाँ पर लगभग हर घरों में कुआ है, कुआ गृह है, और स्नान घर है। तो यहाँ पर बाथरूम भी होते थे हर घर में, स्टोर रूम, कुआ और बाथरूम है। वैसे प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुआं भी होता है, यानी हर गली के अंदर एक सार्वजनिक कुआं होता था जिससे पूरे मोहल्ले के लोग, गली के लोग वहाँ से पानी ले सकते थे। लेकिन अधिकांश घरों में अपने निजी जो है कुएं होते हैं, यानी हमारे यहाँ जैसे हर घर में हौद होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनके यहाँ हर घर में कुएं होते हैं। देखो जहाँ पर नदियाँ होती है ना, तो पानी नज़दीक ही होता है ज़मीन, तो ना
हमारे राजस्थान में पानी बहुत गहराई में है, लेकिन जहाँ पर नदी पानी की व्यवस्था ज़्यादा होती है तो वहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो यहाँ पर कुएँ हैं यानी नदियों के किनारे बसे में तो पानी ज़्यादा गहराई पे नहीं होता था, जल नज़दीक ही पानी मिल जाता था। प्रत्येक घर में स्नानघर जो है सड़क की ओर होते थे, क्योंकि जो गंदा पानी निकल रहा है वो नालियों में वहीं से मिल जाता था। तो मकानों की सतह जो है वो सपाट और लकड़ी की बनी होती थी। सतह जो आंगन है वो सपाट होता था और लकड़ी से बनाया जाता था। अब बात करते हैं विशिष्ट इमारतों की। तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशिष्ट इमारतें उन पर बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कुछ विशेष इमारतों का पता चला है। हड़प्पा में बहुत से भवन जो है निर्मित हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत वहाँ का गोदाम हुई अनाज रखने का गोदाम, अन्नागार जिसको बोलते हैं, वो हड़प्पा वाला प्रसिद्ध है, जो 169 फीट लंबा है, 135 फीट चौड़ा है। इस गोदाम की साइज है। इन गोदामों का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर है। इनका जो प्रमुख गेट है वो नदी की ओर है। नदी की ओर क्यों है? क्योंकि नदी से जो पानी के जहाज से अनाज या माल आता था वो उधर से आता था, तो वहाँ पर उसी तरफ से निकालना या वापस नाव में चढ़ाने के लिए तो नदी की तरफ उसका गेट है। संभवतः इन गोदामों में नदी मार्ग से जो है अन्न या अन्य सामग्री आती जाती होगी, जहाँ राज्य की ओर से अन्न आदि का संग्रह और वितरण होता था। मतलब नदी से अनाज आना जाने का व्यवस्था रही होगी, इसलिए ये जो गेट है गोदामों का वो नदी की ओर है। इन गोदामों के दक्षिण की ओर पास में ही अनेक गोलाकार चबूतरे बने हुए हैं, जो संभवतः अन्न पीसने के काम आते थे। तो इन गोदामों के दक्षिण में गोलाकार चबूतरे हैं, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि अनाज पीसने के रूप में इनका उपयोग लिया जाता होगा। इन चबूतरों के दक्षिण की ओर छोटे मोटे मकान हैं। तो इन छोटे मोटे मकानों के बारे में ये अनुमान है कि ये मकान जो श्रमिक थे, लेबर थे जो इन गोदाम के लिए, उनके रहने के मकान रहे होंगे, आवास गृह थे। हड़प्पा में एक गड्डी के धवनाशय मिले, एक गढ़ के खंडर मिले हैं जो चतुर्भुज के आकार में, चार भुजा के आकार में है, चतुर्भुज जैसा, और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 460 गज है और पूर्व से पश्चिम की ओर 215 गज इसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब ये लंबाई चौड़ाई दे दी गई है। अब बात करते हैं विशाल स्नान कुंड की, है ना, जो बड़ा स्नान कुंड है जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। तो मोहनजोदड़ो की गढ़ी विधि, 2 नंबर सवाल पूछते हैं कि विशाल स्नान कुंड हड़प्पा सभ्यता के किस साइड से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो की गड्डी के भीतर एक विशाल स्नान कुंड है जो 39 फीट लंबा है, इसकी लंबाई ये है, 23 फीट चौड़ा है, इसकी चौड़ाई ये है, और 8 फीट गहरा है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई है 39 इंटू 23 इंटू 8, ये इनकी लंबाई चौड़ाई गहराई है। इस स्नान कुंड की दीवारें बहुत ही सुदृढ़ बनी हुई है। तो इसके अंदर की दीवारें मजबूत है ताकि पानी अंदर ना प्रवेश कर सके, नमी से बचाव हो सके। तो नमी से बचाव के लिए बाहरी दीवार पर 1 इंच मोटा राल का प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो नमी से दीवारें खराब ना हो इसलिए राल का प्लास्टर इन्होंने चढ़ाया। इस कुंड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की बनी सीढ़ियां हैं, यानी कुंड में उतरने के लिए, स्नान कुंड में उतरने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में जो ईंटों की सीढ़ियां बनाई गई है। कुंड के फर्श का ढलान जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ढलान है ना, एकदम समतल नहीं है, ढलान किया हुआ ताकि पानी निकाला जा सके खराब होने के बाद। और उसी दिशा में पानी निकालने के लिए नाली लगी है, मतलब जिस पॉइंट पे ढलान सबसे ज़्यादा है दक्षिण पश्चिम दिशा में, वहाँ एक नीचे नाली बनी हुई है ताकि पानी जब गंदा हो जाए तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो समय समय पर सफाई के लिए कुंड को गंदा पानी इसी नाली के रास्ते से बाहर निकाला जाता था। कुंड के चारों ओर बरामदे बने हुए हैं, यानी चारों ओर बरामदे, बरामदों के पीछे छोटे छोटे कमरे हैं। तो एक कमरा ऐसा है जिसके अंदर कुआं है। तो इससे क्या पता लगता है कि इस जो स्नान जो कुंड है इसमें जो पानी गंदा होने के बाद इसको निकाल दिया जाता था, तो नेक्स्ट पानी जो इसी कुएं से, जो इस कमरे में कुआं है, इसी से पानी लेकर के इसको वापस भरा जाता था। तो संभवतः इसी कुएं के जल से स्नान कुंड भरा जाता था। कुछ विद्वानों का मत है कि ये स्नानघर जो धार्मिक अवसरों पर पुजारियों या शासक वर्ग के विशेष समारोह में स्नान के उपयोग में आता रहा होगा। तो विद्वान ऐसा सोचते हैं कि कोई धार्मिक पूजा पाठ यज्ञ हवन के समय जो पुजारी लोग थे या राजा लोग थे या वीआईपी लोग उस समय के थे, उनके स्नान के लिए इसका उपयोग रहा होगा, ऐसी मान्यता है।
अन्य विशिष्ट भवनों की हम बात करते हैं इस समय हड़प्पा सभ्यता में, तो मोहनजोदड़ो के जिस स्नान कुंड के पश्चिम में एक और भवन बना है जो शायद गोदाम था, तो ये गोदाम के भी प्रमाण मिले हैं। ये भवन 150 फीट लंबा है, 75 फीट चौड़ा है और इसके दक्षिण की ओर ईंटों का बना एक चबूतरा है जिसकी सहायता से माल रखा और निकाल जाता था, यानी कि इस चबूतरे पर गोदाम से माल लाना या ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस काल के भवन निर्माण में ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है, तो ईंटों का जो है बहुत प्रयोग हुआ है। नींव प्राय कच्ची पक्की ईंटों से, टूटी फूटी ईंटों से भरी जाती थी, तो मकानों की नींवें भरने के लिए कच्ची टूटी फूटी ईंटें काम में लेते थे। 2 मंजिला मकानों की नींव अधिक गहरी और चौड़ी होती थी ताकि मजबूती रहे। बाढ़ या सीलन से बचाव के लिए मकान को प्राय ऊंचे चबूतरे पर बनाते थे, जैसे आज भी होता है ना, जहाँ पर पानी का भराव होता है वहाँ पर जो है मकान को हाइट में लिया जाता। तो इन्होंने भी बाढ़ या सीलन से बचने के लिए मकानों को पहले ऊंचा चबूतरा बना करके फिर उसके ऊपर मकान बनाते थे। ईंटों की चुनाई प्राय मिट्टी के गारे से ही होती थी, यानी मकान बनाते समय, दीवार बनाते समय जो चुनाई है वो मिट्टी के गारे से हेल्प ली जाती थी। नमी को रोकने के लिए राल का प्लास्टर भी किया जाता था। फर्श व छतों के निर्माण में सुविधा अनुसार मिट्टी तथा कच्ची या पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी या लकड़ी की प्रणालें बने होते थे। प्रणाल होती पाइप जो पानी निकालने का काम होता है, तो वह छत पे लगी होती थी ताकि बरसात का पानी निकल जाए। ये पानी सड़क पर बनी नालियों में मिल जाता था, सड़क पर नालियों में चला जाता था, वहाँ से ये आगे बाहर निकल जाता था। अब हम बात करते हैं दूषित जल निकास व्यवस्था, यानी घर से निकला हुआ गंदा पानी की निकाली व्यवस्था के लिए इन लोगों ने, हड़प्पन लोगों ने, सभ्यता के लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में दूषित जल को शहर से बाहर दूर ले जाने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही उत्तम ढंग से व्यवस्था कर रखी थी गंदे पानी को बाहर निकालने की। प्राय सभी नगरों में नालियों का जाल बिछा था, यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में नालियों का जाल, मतलब शहरों के अंदर नालियों का तांता बिछा हुआ था, जाल बिछा हुआ था पानी निकालने का। मकानों से आने वाली नालियाँ तथा प्रणालें गली की नालियों में मिल जाती थी। जो मकान से जो गंदा पानी निकलता था वो, और छत से जो प्रणालों से पानी नहीं आता था वो जो गली में जो नाली उसमें मिल जाता था। और गली की नालियाँ सहायक सड़कों की नालियों में मिल जाती थी, यानी आगे जो बड़ी सड़कों पर नालियाँ उससे मिल जाती थी। ये नालियाँ मुख्य मार्गों की बड़ी नालियों में मिल जाती थी, तो आगे फिर ये नालियाँ बड़ी नालियों में जो मुख्य रोड होती थी उसके पास नाली मिल जाती थी। और मुख्य नालियों की जो है ये आगे जा कर के फाइनली नदी में जा मिलती थी। तो नालियाँ पक्की होती थी और उसका निर्माण में ईंट, पत्थर, चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ईंटों तथा पत्थरों की पट्टियों से ढका जाता था, यानी नाली खुली नहीं होती थी, बदबू या गंदगी के लिए खुली नहीं हो रही, उसको ढका गया है ईंटों और पत्थरों से। समय समय पर नालियों को साफ भी किया जाता था, यानी इनकी सफाई व्यवस्था थी, जैसे नगर निगम वाले करते हैं, नगर पालिका वाले वैसे करते थे। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर शोषक कूप भी बनाए गए। शोषक कूप मतलब नाली के बीच में गड्ढा बना करके फिर आगे नाली कंटिन्यू, यानी इस गड्ढे में जो ठोस कचरा होता था वो इसमें रुक जाता था और पानी ऊपर से बह जाता था, ताकि नालियाँ जो है पानी रुके नहीं, इसलिए जगह जगह शोषक कूप होते थे, उसके अंदर ठोस कचरा रुक जाता था जो है, और बाकी जो है पानी ऊपर से बह जाता था। तो बनाए गए थे, शोषक कूप बनाए गए थे ताकि कूड़े से पानी का बहाव न रुक सके। उत्तम सफाई व्यवस्था से ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ किस प्रकार की नगरीय सरकार, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की नगरीय सरकार है, नगर पालिका जैसी अवश्य कोई सरकार रही होगी, वरना ये व्यवस्था पूरी कौन देखता। ये व्यवस्था उनके बुद्धि, कौशल और अप्रतिम मानसिक उत्थान का परिचायक है। तो ये नाली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था इनकी जो की है इन्होंने, जिस ढंग से, उचित ढंग से नालियों को ढकना, शोषक कूप, ये सारी व्यवस्था देख करके हमें पता लगता है कि ये कितने डेवलप थे, इनके जो बुद्धि कौशल कैसा था, उनके मानसिक उत्थान कैसा था। तो ये हमने बात की हड़प्पा सभ्यता में नगरीय विकास की, जो है वहाँ पर नगरीय जीवन की बात की कि ये इनका जो है किस प्रकार से
क्या किस रूप में मौजूद था, टाउन प्लानिंग जो किस प्रकार का था। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का टाउन प्लानिंग जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसको पूछा जाता है, 15 नंबर का सवाल में ये आता है। अगला टॉपिक हम लेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन, यानी ये सभ्यता पतन या नष्ट कैसे हुई होगी, जिसके बारे में कन्फर्म कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो अनुमान लगाए गए 6-7 टाइप के अनुमान लगाए गए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।